Hello students, today we'll discuss about appeal and revision. अपील जो टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपने असेसिंग ऑफिसर्स ने जो टैक्स से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर पास किए हैं कि आपका लास्ट चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट होता है, जिसमें कि समरी असेसमेंट है, स्क्रूटनी असेसमेंट है या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। तो यह मेनली ये 3 टाइप के असेसमेंट्स होते हैं। तो इसमें असेसिंग ऑफिसर्स के द्वारा कोई डिसीजन लिया गया, ठीक है, और उस डिसीजन से अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस डिसीजन की आप अपील कर सकते हैं। डिपार्टमेंट में ही आप अपील में जा सकते हैं। तो अपील में किसके पास जाएंगे? नॉर्मली अपील सुनने का जो अधिकार होता है वो आपका कमिश्नर को होता है, जो मैंने आपको जब डिपार्टमेंट के हायरार्की हमने डिस्कस किया था टैक्स अथॉरिटीज़ में, वहाँ पे मैंने बताया था आपको। तो नॉर्मली जो अपील का राइट है वो कमिश्नर के पास है, ठीक है। तो वो डिफरेंट ऑर्डर्स उसके जूनियर अथॉरिटी के द्वारा जो ऑर्डर पास किए गए हैं, ही हैज़ अ राइट टू अपील उन अपील्स को सुन सकता है एंड उन ऑर्डर्स के फेवर में या अगेंस्ट अपना ऑर्डर पास कर सकता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अपील एंड रिवीजन। सो देखो, अपील जो है इनकम टैक्स एक्ट में जो सेक्शन है अपील से रिलेटेड वो 246 से 262 तक के सेक्शन आपके इसमें कवर होते हैं। सो हियर एग्रीव्ड टैक्स पेयर, जो भी एग्रीव्ड पार्टी, जो भी पीड़ित पक्षकार है, कैन फाइल अपील बिफोर द कमिश्नर अपील हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द टैक्स पेयर। जिस कमिश्नर को उसका जुरिडिक्शन होगा, नॉर्मली कमिश्नर के पास होता है, लेकिन कमिश्नर कभी कभी अपना ये जो राइट है वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स जॉइंट कमिश्नर लेवल को भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ अपील सुनने का राइट उसको डेलीगेट कर सकता है, और उसमें वो डिफ़ाइन कर सकता है कि इतने तक के अमाउंट का टैक्स अपील जॉइंट कमिश्नर सुनेगा, इतने तक का कमिश्नर सुनेगा, वो हो सकता है। नॉर्मली अपील जो है सुनने का जो है सेक्शन में वो कमिश्नर के पास है, ठीक है। सो डेजिग्नेशंस ऑफ द कमिश्नर with whom appeal is to be filed is also mentioned in the notice of demand issued by assessing officer under section 156 of income tax। तो जो भी असेसिंग ऑफिसर ने अपना ऑर्डर पास किया है, तो उस ऑर्डर में ये भी उसको मेंशन करना होता है कि अगर आपने इस ऑर्डर की अपील करनी है, यानी कि अगर आप इस ऑर्डर से सहमत नहीं हैं तो आप इस ऑर्डर की अपील कर सकते हैं। और वो अपील कहाँ करेंगे, वो उस ऑर्डर में मेंशन किया होता है, ठीक है, कि आप जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर जिसके पास आप ऑथराइज हैं वो उसमें लेटर में मेंशन किया होगा, ऑर्डर में मेंशन किया होगा। सो हेयर नाउ हैव अ लुक अबाउट द अपील। सो इनकम टैक्स लाइबिलिटी इज डिटरमाइंड एट द लेवल ऑफ असेसिंग ऑफिसर फर्स्ट। वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जैसे आप अपनी आईटीआर सबमिट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो जो असेसिंग ऑफिसर होता है डिपार्टमेंट का, वो आपका आईटीओ से स्टार्ट होता है। तो आईटीओ से लेके जॉइंट कमिश्नर तक के जो ऑफिसर्स हैं उनको अलग अलग अथॉरिटी दी गई होती है कि इतने तक के मैटर ये सुन सकते हैं, इतने तक के मैटर का असेसिंग ये करेंगे, या जो भी है वो इंटरनल डिपार्टमेंट का अपना इंटरनल इशू है। तो असेसिंग ऑफिसर जो होता है वो आपका फर्स्ट अधिकारी होता है, जो कि आपके द्वारा सबमिट की गई आईटीआर का असेसमेंट करता है। सो टैक्स पेयर एग्रीड बाय वेरियस एक्शंस
ऑफ असेसिंग ऑफिसर कैन अपील बिफोर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप जो असेसिंग ऑफिसर ने जो भी एक्शन लिया है उन एक्शन के अगेंस्ट आप कहाँ जा सकते हैं, कमिश्नर के पास अपील में जा सकते हैं। फर्दर अपील कैन बी प्रिफर्ड बिफोर द इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। देन आफ्टर आप कहाँ जा सकते हैं, अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप कमिश्नर्स के लेवल से सेटिस्फाई नहीं है देन यू कैन गो टू अपीलेंट ट्रिब्यूनल। देन ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जहाँ की क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है, लॉ को ही जहाँ आप चैलेंज करते हैं, आपको लॉ ही चैलेंज करना है, सो फर्दर अपील कैन बी फिल्ड बिफोर हाई कोर्ट एंड इवन टू सुप्रीम कोर्ट विद द लेडर अप अप्रोच अपील प्रोसीजर्स आर एक्सप्लेन बिलो। तो ये देखो यहाँ पे पहली अपील आप कहाँ करेंगे, कमिश्नर के पास अंडर सेक्शन 246A। दूसरी अपील कहाँ करेंगे आप, ट्रिब्यूनल में अंडर सेक्शन 252। ठीक है, ये ट्रिब्यूनल जो होते हैं ये इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल होते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल। देन आफ्टर आपके सामने ऑप्शन कहाँ का है, हाई कोर्ट का है अंडर सेक्शन 260A। एंड लास्ट ऑप्शन इज योर अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 261। ये आपके सामने ऑप्शन है कि आप अपील के आपको 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, सो व्हेन अपील कैन बी फिल्ड बिफोर कमिश्नर अंडर सेक्शन 246, तो वो परिस्थितियाँ कौन सी हैं, वट आर द दोज कंडीशंस इन विच यू कैन फाइल योर अपील टू बिफोर कमिश्नर। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं, अपील कैन बी फिल्ड बिफोर कमिश्नर when a taxpayer is adversely affected by orders as under passed by appeal can be filed before commissioner when taxpayer is adversely affected, ठीक है, by order as under passed by various income tax authorities। तो वो परिस्थितियाँ आपके पास कौन सी हैं, जैसे कि ऑर्डर अगेंस्ट टैक्स पेयर वेयर टैक्स पेयर डिनाइज लाइबिलिटी टू बी एसेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जहाँ पे कि असेसिंग ऑफिसर ने लाइबिलिटी तय कर दी हैं, उस पर कोई टैक्स वगैरह डाल दिया है, उस कंडीशन में आप अपील पे जा सकते हैं। इंटीमेशन इश्यूड अंडर सेक्शन 143(1) मेकिंग एडजस्टमेंट टू रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि जब आपकी इनकम में क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है, जो कि कहाँ होता है, समरी असेसमेंट जब होता है तो वहाँ पे आपकी इनकम पे एडजस्टमेंट हो सकता है, या कि आपकी इनकम बढ़ाई जा सकती है या आपके लॉस घटाए जा सकते हैं। ठीक है, देन स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) और एक्स पार्टी असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, जहाँ पे कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। टू ऑब्जेक्ट ऑफ इनकम डिटरमाइन और लॉस एसेस और टैक्स डिटरमाइन और स्टेटस अंडर विच एसेस, तो इन परिस्थितियों में आप अपील पे जा सकते हैं। ये तो बेसिक परिस्थितियाँ हैं, इसके अलावा और कौन सी परिस्थितियाँ हैं, देखो ऑर्डर अंडर सेक्शन 115 115WF 115WG एसेसिंग फ्रिंज बेनिफिट एडिशनल बेनिफिट ऑफ कंपनी कार सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था आज। नाउ तो हम इसमें बात कर रहे थे अबाउट ऑर्डर अंडर सेक्शन 115 जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स कंपनी कार हेल्थ इंश्योरेंस। देखो ये कंडीशंस कब आती है कि जब सपोज यू आर अ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, लाइक कोई मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें आप एम्प्लॉय हैं और आप एक क्लास 1 ऑफिसर वहाँ पे हैं, तो आपको कंपनी की तरफ से कार या हेल्थ या इंश्योरेंस या कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आपको ड्राइवर वगैरह आपको दिए जाते हैं या सपोज़ कि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपको एक कंपनी है और आप कंपनी के डायरेक्टर हैं और आप कंपनी की तरफ से कार या ड्राइवर्स वगैरह की फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं और उसको आप पर्सनल उसमें भी यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो भी आप बेनिफिट यूज कर रहे होते हैं, जो कि आपको उस आपकी सर्विस के टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको दी गई होती है,
तो वहाँ पे टैक्स ऑफिसर क्या कर देते हैं, उस बेनिफिट्स को, उन फैसिलिटीज़ को आपकी इनकम में जोड़ देते हैं, जबकि वो आपकी इनकम नहीं है, आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में कि जब आपको उसमें जोड़ दिए गए हैं, तो आप उनको आप चैलेंज कर सकते हैं। फ्रिंज बेनिफिट, उनको हम कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट, ठीक है। तो फ्रिंज बेनिफिट अगर आपके एडिशनल इनकम में जोड़ दिए हैं, सो यू कैन अपील बिफोर कमिश्नर, ठीक है। देन रीअसेसमेंट ऑर्डर पास्ड आफ्टर रीओपनिंग द असेसमेंट, ये मैंने आपको बताया था कि आपका 147 में आपका केस रीअसेसमेंट में जा सकता है, ठीक है, और रीओपन में जा सकता है, जबकि आपने कोई इनकम छुपाई हो, जबकि आपको टैक्स अथॉरिटी को लगता है कि आपने कोई इनकम छुपाई है या उसको अपने आईटीआर में शामिल नहीं किया है, तो आपका केस रीअसेस हो सकता है, रीओपन हो सकता है अंडर सेक्शन 147 150 में। सो यू कैन अपील इट बिफोर कमिश्नर। सर्च असेसमेंट ऑर्डर जो 153 में होते हैं, सर्च असेसमेंट हुआ आपका, तो उसकी आप अपील में जा सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर की अपील में आप जा सकते हैं। ऑर्डर अंडर 163 ट्रीटिंग टैक्स पेयर एज एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन, कि आपको किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन का क्या मान लिया है, रेजिडेंट मान लिया गया है, एजेंट मान लिया गया और आपका असेसमेंट कर लिया है, तो वहाँ पे आप अपील में जा सकते हैं। ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 170 assessing the successor to the business in respect of income earned by the predecessor, यानी कि आपके पूर्वज के द्वारा कमाई गई इनकम पे इनकम का असेसमेंट आपके नाम से कर दिया जाता है। नॉर्मली जो असेसमेंट होगा जिसने कमाया है उसी के नाम से होगा, लेकिन क्योंकि आपके पूर्वज नहीं हैं, जो पूर्वज की प्रॉपर्टी आपके नाम पे आई, तो आपके नाम से उसका असेसमेंट कर दिया गया, उसको आप अपील में जा सकते हैं। सो ऑर्डर अंडर सेक्शन 171 रिकॉर्डिंग finding about the partitions of हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में आप जा सकते हैं। रिफ्यूजिंग अप्रूवल ऑफ टू ऑप्ट टोंगेज टैक्स स्कीम क्वालिफाइंग शिपिंग कंपनीज 115 में आप जा सकते हैं। देन ऑर्डर अंडर सेक्शंस 201 206 naming person responsible for deduction of tax at source as SSE in default on failure to deduct collect tax at source or to pay sum to same to गवर्नमेंट। टीडीएस के मैटर में मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होता है आपका जो सैलरी दी जा रही है उसमें से टैक्स काट के सरकार के खाते में जमा करने पे। जब ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, सो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाली गई है, तो आप उसको अपील में जा सकते हैं। ऑर्डर डिटरमाइनिंग रिफंड, जो रिफंड के केस हैं, रिफंड नहीं हुआ या कम हुआ, तो 237 में आप जा सकते हैं अपील में। ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी, अलग अलग केसेस में आपको अलग अलग पेनल्टी लगा दी जाती है। लेट आईटीआर जमा कर रहे हैं या स्क्रूटनी जमा कर रहे हैं या कुछ समरी असेसमेंट में आपको पेनल्टी लगाई है कुछ, तो ये डिफरेंट आपकी पेनल्टी सेक्शंस हैं जो कि हम आगे पेनल्टी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये पेनल्टी जो लगाई है, पेनल्टी के अगेंस्ट आप जा सकते हैं कहाँ पे, अपील में जा सकते हैं, किसके पास, कमिश्नर के पास। देन नाउ हाउ टू फिल द अपील, कैसे फिल करेंगे। एवरी अपील टू द कमिश्नर इज टू बी फिल्ड इन फॉर्म नंबर 35। फॉर्म नंबर 35 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डिफाइन किया गया है, उसको आप दे सकते हैं। इन दिस फॉर्म डिटेल्स सच एज नेम एड्रेस ऑफ द टैक्स पेयर्स, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, डिटेल ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज फिल्ड etc आर टू बी फिल्ड। Against the column relief claim in appeal, amount of reductions sought in income or any other relief sought in appeal to be mentioned, ठीक है। Then in column statement of facts, relevant facts in respect of each subject matter to appeal are to be mentioned in brief. Nature of business or profession, account book mentioned etc may also be mentioned in this column. तो ये सब कुछ आपको उसमें अपील जो फॉर्म नंबर है 35 उसमें सब कुछ मेंशन करना है। आपने क्या फैक्ट है, क्या रिलीफ चाहते हो, आप रिलीफ क्या चाहते हो रिलीफ में मेंशन करोगे, आपके फैक्ट क्या हैं, आप क्या कहना चाहते हो, ये सब आप उसमें मेंशन करोगे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में। अगेंस्ट कॉलम ग्राउंड ऑफ अपील, पॉइंट ऑन विच रिलीफ इज सॉट इन अपील आर टू बी मेंशन इन द नैरेटिव फॉर्म, क्या ग्राउंड क्या है अपील के, वो आप मेंशन करोगे। हु हैज़
टू साइन फॉर्म नंबर 35, ये आपको मैंने बताया है, जो ITR साइन करते हैं, जो इफेक्टिव पार्टी है, एग्री पार्टी है, वही उसमें साइन करेगी। जैसे इंडिविजुअल है तो आप साइन करोगे, कंपनी है तो कंपनी का ऑथराइज पर्सन साइन करेगा, HUF है तो कर्ता साइन करेगा। ठीक है। इन केस ऑफ फर्म बाय जो भी ऑथराइज पर्सन है, अपील विल बी एडमिटेड बाय कमिश्नर अपील ओनली इफ टैक्स एज पर रिटर्न इनकम हैज़ बीन पेड। देखो, जो टैक्स है वो जो आपने ITR है उसके अकॉर्डिंग आपने पे कर दिया है, प्रायर टू फिलिंग अप अपील द मैनेजिंग पार्ट। Where return of income is not filled, taxpayer can apply to commissioner for exemption from such conditions for good and sufficient reason। तो आपको ये इसमें टैक्स अपील करने से पहले आपको टैक्स या तो जमा करें या वो कंडीशन दें जिसमें कि आप टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसकी फ़ीस कितनी होती है देखो, नाउ इफ़ टोटल इनकम डिटरमाइन लेस देन 1 लाख है, ठीक है, तो 250 रुपये इसकी फ़ीस है। एंड मोर देन 2 lakh then it is 1000। Where subject matter is appeal related to any other matter, fee will be 250। Appeal can be paid in any branch of authorized bank, State Bank of India, Reserve Bank of State Bank of India, not Reserve Bank of India, जो भी है, along with चालान। E-payment can also be made if there is a facility of E-payment, then you can made it according to that। नाउ लिमिट फॉर अपील अंडर सेक्शन 249(2), यानी कि आपके पास अपील फिल करने की लिमिट क्या है, कितना समय आपके पास है, कितने समय के अंतर्गत अंदर अंदर आपको अपील फाइल कर देनी चाहिए। सो हियर अपील इज टू बी फिल्ड विद इन 30 days of the date of service of notice of demand relating to assessment or penalty order or the date of service of order sought to be appealed against as the case may be। ठीक है, 30 दिन के अंदर आपको अपील कर लेना है। द कमिश्नर में एडमिट एन अपील आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 30 इफ ही is satisfied that there was a sufficient cause for not presenting the appeal within the period of 30 days। और 30 दिन के बाद भी कमिश्नर चाहे तो अपील एक्सेप्ट कर सकता है, बशर्ते कि आपके पास रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है। Applications for the condoning the delay, setting out reasons for the delay along with necessary evidence should be filled with form number 35 at the time of filling appeal commissioner and can condone the delay in filling the appeal genuine case with a view to dispense substantive justice। ठीक है, 30 दिन के अंदर आपका समय, 30 दिन के बाद कोई जेन्यून रीज़न है तो उस केस में वो 30 दिन के बाद भी जमा कर सकता है। ठीक है। प्रोसीजर ऑफ अपील अंडर सेक्शन 250, अपील का प्रोसीजर क्या रहेगा, 250 अंडर सेक्शन 250 द कमीशन अपील shall fix a day and place of hearing of appeal and shall give notice to the same to the appellant and to the IT department against whose order the appeal was preferred। दोनों को नोटिस जाएगा, जिसने अपील करी है और जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हुई है, दोनों ही पार्टियों को अपील जाएगा। द फॉलोइंग शैल हैव द राइट टू बी हेयर्ड एट हियरिंग ऑफ द अपील, अपीलेंट आइदर इन पर्सन और बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अपीलेंट जो है खुद आ सकता है या अपने ऑथराइज पर्सन को भेज सकता है, CA या वकील को भेज सकता है। ठीक है। एंड असेसिंग ऑफिसर आइदर इन पर्सन और बाय अ रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 250। और अपीलेंट जो असेसिंग ऑफिसर वो खुद या फिर उसके द्वारा नियुक्त किए गए रिप्रेजेंटेटिव उस अपील में प्रस्तुत हो सकते हैं। The commissioner shall have the power to adjourn the hearing of appeal from time to time as per section 253। अपील को एडजर्न भी किया जा सकता है, कोई ज़रूरी काम आ गया तो उसमें कमिश्नर अपील को एडजर्न कर सकता है, या कोई पार्टी अपेयर नहीं हुई तब भी अपील को एडजर्न कर सकता है, तो उसको पावर है एडजर्न करने की, आगे के लिए मतलब शिफ्ट कर देगा। हो सकता है किसी डेट में कोई पार्टी नहीं आई तो उसको आगे के लिए एडजर्न कर देगा। The Commissioner Appeal may, before disposing of any appeal, make such further inquiries as they think fit or may direct the assessing officer make further inquiry and report to result of same under section 254। तो जो कमिश्नर है वो केस को डिस्पोज ऑफ करने से पहले जो भी उसको लगता है कि ठीक है इसमें और काम करने की ज़रूरत है, असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकता है कि ठीक है और इसमें
फर्दर डिटेल उसमें उसको और चाहिए, उसकी रिपोर्ट बना के दे या जो भी है वो डायरेक्ट कर सकता है अपने असेसिंग ऑफिसर को. द कमिश्नर मे एट द हेयरिंग ऑफ एन अपील अलाउ अपीलांट टू गो इनटू any ground of appeal not specified in the ground of appeal. The commissioner is satisfied that the omission of that ground from the form of appeal was not willful or unreasonable under section 51. तो उसमें ग्राउंड को स्टडी भी किया जा सकता है, ग्राउंड ऐड भी किया जा सकता है कि किसी गलती की वजह से वो ग्राउंड छूट गया है और वो गलती जो भी वो विलफुल नहीं हुई है, अनरीजनेबल नहीं है गलती, तो वहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है. Then order of commissioners disposing of the appeal shall be in writing and shall state the point for determinations decision thereon and the reason for the decision under section 250. तो सब कुछ उसको मेंशन करना पड़ेगा कि वो डिसीजन दे रहा है, किसके बेस पे दे रहा है. Limitation period of prior to decide appeal by commissioner 256 with effect from 1/6/99. The commissioner may decide upon the appeal within a period of 1 year from the एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच अपील इज मेड, यानी कि जिस साल वो अपील फाइल की गई उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको ख़त्म करना है. एंड ऑन द डिस्पोजल ऑफ the appeal, the order passed by them shall passed on the SSC as well as to the commissioner. 257 में 250 के 7 में ये कहा गया है. ठीक है. तो ये आपका प्रोसीजर है अबाउट द अपील. देन अब अपील में आपके सामने ऑप्शन आ सकता है कि उसमें नॉर्मली अपील में कोई एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में एडिशनल एविडेंस को एक्सेप्ट कर लेता है कमिश्नर. ठीक है. तो वो परिस्थितियाँ कौन सी हैं जिसमें कि वो एडिशनल एविडेंस को एक्सेप्ट कर सकता है. सो ड्यूरिंग अपील प्रोसीडिंग्स द टैक्स पेयर इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस वेदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री अदर देन व्हाट was already produced before the assessing officer. तो वो परिस्थितियाँ कौन सी हैं? कमिश्नर वुड एडमिट एडिशनल एविडेंस फिल ओनली इन फॉलोइंग सिचुएशन रूल 46A. तो ये वो परिस्थितियाँ हैं जिनमें कि कमिश्नर के द्वारा एडिशनल एविडेंस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है. तो क्या है वो परिस्थितियाँ? वेयर असेसिंग ऑफिसर हैज़ रिफ्यूज टू एडमिट एविडेंस विच वुड टू हैव बीन एडमिटेड, यानी कि असेसिंग ऑफिसर ने उन एविडेंस को लेने से मना कर दिया जिनको कि लिया जा सकता था. ठीक है. जो कि टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसेंशियल एविडेंस थे. वेयर appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence which he was called upon to be produced by the assessing officer. यहाँ पे जहाँ पे कि उसको मौका नहीं दिया, सफिशेंट अमाउंट में उसको मौका नहीं दिया एविडेंस प्रोड्यूस करने का, जहाँ पे कि अगर वो प्रस्तुत होते तो ज़्यादा अच्छा रहता. तो उन परिस्थितियों उन एविडेंस को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है अपील में. Where appellant was prevented by sufficient cause from producing before the assessing officer may evidence which is relevant to any ground of appeal, जो कि किसी अपील की किसी ग्राउंड से रिलेटेड हैं, ऐसे एविडेंस को प्रस्तुत करने में असेसिंग ऑफिसर ने मना कर दिया या उसको रोक दिया या उसको एक्सेप्ट नहीं किया. वेयर असेसिंग ऑफिसर हैज़ मेड द ऑर्डर अपील अगेंस्ट विदाउट गिविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू द अपीलेंट टू एड्यूस एविडेंस रिलेवेंट टू एनी ग्राउंड ऑफ अपील, जहाँ पे कि उसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता और तुरंत में असेसिंग ऑफिसर उसका निपटारा कर देता है. तो उन केसेस ऐसी परिस्थितियों में एडिशनल जो एविडेंसेस हैं उनको अपील में एक्सेप्ट किया जा सकता है. तो पावर ऑफ कमिश्नर अपील अंडर सेक्शन 251. क्या पावर है देखो. सो आफ्टर द हियरिंग एंड कंक्लूडेड Commissioner passed order in writing and disposed the appeal and stating the decision on each ground of appeal with reason. देखो उसको हर अपील में जो भी उसने अपने ग्राउंड जिन ग्राउंड पर उसने डिसीजन दिया विद रीजन उसको मेंशन करना है. इन केस ऑफ असेसमेंट एंड पेनल्टी कमिश्नर में कन्फर्म
रिड्यूस और इन्हांस इट। पेनल्टी कमिश्नर कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, दोनों कर सकता है। बिफोर और वेव ऑफ भी कर सकता है, ये हमने डिस्कस किया था टैक्स अथॉरिटीज़ में। बिफोर इनहांसिंग एनी असेसमेंट और पेनल्टी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैज़ टू प्रोवाइड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द टैक्स पेयर फॉर शोइंग कॉज अगेंस्ट सच इनहांसमेंट। देखो, वन साइडेड तो नहीं होगा, ऑडियो अल्टरम पार्टम तो नहीं होगा, ठीक है, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी पार्टी को देनी चाहिए, ठीक। Where disposing of appeal, the commissioner may consider and decide any matter arising out of proceeding in which order appeal against was passed, even such matter was not raised by the taxpayer। और अपील से बाहर भी वो किसी ऑर्डर को पास तो कर सकता है, भले ही वो अपील में उस मैटर को ना उठाया गया, ठीक है। जैसे कोर्ट करती है, कोर्ट किसी ऑर्डर को पास करते वक्त केस से रिलेटेड ऑर्डर तो पास करती है, साथ ही साथ फिर एडिशनल कुछ अपनी तरफ से और ऑर्डर भी पास करती है इन जनरल पब्लिक की भलाई के लिए। तो वही यहाँ पे कमिश्नर को पावर है कि वो अपील से रिलेटेड तो ऑर्डर पास करेगा करेगा, साथ ही साथ ऐसे मैटर को भी ऑर्डर पास कर सकता है जो कि उस अपील में ना उठाया गया, ठीक है। देन अपील बिफोर टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल 252। नाउ सेकंड अपील कहाँ की जाती है? टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में। जो टैक्स ट्रिब्यूनल्स हैं, टैक्स कोर्ट हैं, जो कि 252 में डिफाइन किए गए हैं, तो आप उन ट्रिब्यूनल्स में अपील करेंगे, जो कि इस ट्रिब्यूनल्स मैंने आपको बताया भी था पहले भी, आपको खैर पता ही होगा। ट्रिब्यूनल्स जो होती हैं स्पेसिफिक कोड होती हैं, जैसे टैक्स ट्रिब्यूनल, लेबर ट्रिब्यूनल, ठीक है, या आपकी कंज्यूमर ट्रिब्यूनल्स। तो अलग अलग ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक एरिया पे अपना वर्क करती हैं। तो टैक्स ट्रिब्यूनल जो कि टैक्स से रिलेटेड अपना वर्क करेगी, तो यहाँ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर लाइज with the income tax appellant tribunal ITAT. Both taxpayer and assessing officer can file appeal before the appellate tribunal। वहाँ अपील कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्म है देखो, taxpayer can file when appeal can be filed before ITAT। So taxpayer can file appeal before the income tax appellate tribunal against the following order। तो ऑर्डर क्या है? तो देखो, ऑर्डर by commissioner under section 250 to 154 271 278 272A में जो ऑर्डर पास हुए हैं उनके अगेंस्ट आप अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ऑर्डर बाय कमिश्नर 12AA ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। रिलीजियस ट्रस्ट का जो चैरिटेबल मैटर है, ठीक है, कि उनको एक चैरिटेबल स्टेटस दिया जाता है इनकम टैक्स के द्वारा, अगर वो कुछ कैंसिल कर दिया है या उसमें कुछ चेंज किया है तो उसकी अपील की जा सकती है। ऑर्डर बाय कमिश्नर अंडर सेक्शन 263 रिवाइजिंग असेसिंग ऑफिसर्स ऑर्डर कंसीडर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू से रिलेटेड प्रीजुडिशियल मैटर है, तो देन अपील की जा सकती है। ऑर्डर बाय कमिश्नर अंडर सेक्शन 154 टू रेक्टिफाई ऑर्डर अंडर सेक्शन 263। पेनल्टी ऑर्डर पास बाय कमिश्नर 271 और सेक्शन 272A पेनल्टी ऑर्डर्स जो हैं। देन penalty order passed by chief commissioner 272A, order passed by assessing officer 143 147 pursuance of directions of dispute, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्म नंबर है, जो ट्रिब्यूनल में जो आप अपील करेंगे उसके लिए फॉर्म नंबर 36 है, टू बी फिल्ड ट्रिप्लिकेट एंड इज टू बी कंप्लेन बाय 2 कॉपीज ऑफ ऑर्डर अपीलेंट अगेंस्ट। अपील फी कितनी है देखो, 1 लाख से नीचे का मैटर है या उसके बराबर है, देन 500 रुपये फीस है। If it is less than 2 lakh, then fee will be 1500, and more than 2 lakh, then fee will be 1% of assessed income subject to maximum of 10,000। ये उसकी फीस है। टाइम ऑफ फिलिंग देखो, ट्रिब्यूनल में जो आप अपील फिल कर सकते हो वो कितने दिन में कर सकते हो? 60 दिन में कर सकते हो। 60 डेज आपके पास समय है जो आप अपील कर सकते हो। कहाँ? ट्रिब्यूनल में पास। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस, जो taxpayers or assessing officer on receipt of notice that appeal has been filed before the appellate tribunal against order of commissioner by the other party
कैन विद इन 30 days और रिसिप्ट ऑफ नोटिस, ठीक है, फाइल ए मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन इन फॉर्म नंबर 36A, जो आपको जो अपना जवाब देना है, ठीक है, क्रॉस ऑब्जेक्शन, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन जो हम कहेंगे, वो आपको किस में जवाब देना है, जो वहाँ पे WS कहते हैं नॉर्मल कोर्ट्स में, सिविल या क्रिमिनल कोर्ट्स में, वहाँ पे यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन कहेंगे 36A. Such memorandum of cross objection can be filled even if no appeal is filled by taxpayer or assessing officer himself. No fee is required to be paid filling the memorandum of cross objections. The objection of cross objections is to be signed and verified by a person who is competent to sign Form 3536. The memorandum of cross objection is disposed by ITAT like an appeal in Form number 36. ठीक है. Language to be used in form number 36A. Appeal cross objections before ITAT are to be in English except the states notified by the president of ITAT, where appeal can be in documents drawn up in Hindi also as per notification of 186. ठीक है. डॉक्यूमेंट ड्रॉप हिंदी में भी फील्ड स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यहाँ आप हिंदी में फिल कर सकते हैं. ओके. Now, conditions of delay in filling appeal memorandum of objections. The appellant tribunal may admit an appeal or permit filling of memorandum of cross objection after the period of 60 days or 30 days, as the case may be, if satisfied that sufficient cause for not presenting within the prescribed time. आपको टाइम लिमिट के बाद भी आपको अपील या मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन सबमिट करने का लिए परमिशन मिल जाती है, बशर्ते कि आप लेट होने के आप रीजनेबल ग्राउंड बता दें. ठीक है. प्रोसीजर फॉलोड इन ITAT. तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है, यहाँ पे भी देखो प्रोसीजर जो कोर्ट का वही होता है. द अपीलेंट or the response, as the case may be, may submit a paper book in duplicate containing document or statement and other papers refer to the assessment or appellate order which it may wish to rely upon. The paper book duly indexed and page numbers is to be filled at least a day before the hearing of appeal along with proof of service of copy of the same on the other side at least a week before. ठीक है. बेंच में appropriate case condone the delay and admit the paper book कर सकती है, बेंच के पास पावर है ही. The tribunal can also on its own direct preparation of paper book in triplicate by and at the cost of appellant or respondent as the case may consider necessary for disposal of appeal. Each paper in the paper book is to be certified as a true copy of the party filling the same. Additional evidence, if any, should not be a part of paper book and should be filled separately. ठीक है. तो ये पूरी पेपर बुक बनती है इसकी, और ये पूरा ITAT में जमा की जाती है, चाहे अपीलेंट करे चाहे रिस्पोंडेंट करे. जो भी अपील में जा रहा है वो वहाँ इसको इस मेथड से पूरा अपना केस जमा करेगा, पूरा इंडेक्सिंग वगैरह करेगा, पेज नंबर डालेगा, जो भी उसने अपने ग्रीवेंसेस हैं वो सब उसमें कहेगा, और कोई एडिशनल है तो उसके लिए अलग से जमा करेगा. ठीक है. हेयरिंग ऑफ अपील. Appellate tribunal fix a date for hearing the appeal and notify the parties specifying date and place of hearing of the appeal. A copy of memorandum of appeal is to send to respondent either before or along with such notice. The appeal is heard on the date fixed on other dates to which it may be adjourned if appellant does not appear in person or through authorized representative when appeal is called for the hearing. मीटिंग जो अपील है वो सुनी भी जा सकती है और एडजॉर्न भी हो सकती है. डिपेंड करता है कि दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी नहीं आई या कोई रीज़न रहा. ये तो कोर्ट की अपनी देखो प्रोसीडिंग है, जो कि जब आप लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा. ज़रूरी नहीं होता कि जिस तारीख को हेयरिंग है उसी दिन वो केस डिसाइड हो जाए, उसमें समय लगता है, इसी वजह से समय भी लगता है.
So ITAT may dispose of the appeal on merits after hearing the respondent, and however where after disposal of appeal ex parte the appellant appears afterwards the satisfy the tribunal and there was sufficient cause for non appearance, the tribunal can set aside the ex parte order and resolve the appeal. एक्स पार्टी भी कर सकती है। एक्स पार्टी कब होता है ये आपको पता ही है, जब कोई पार्टी नहीं आ रही है, बार बार कहने पे भी नहीं आ रही, तो कोर्ट एक्स पार्टी भी कर सकती है। फिर वापस चैलेंज होगा तो उसको फिर रिवाइज़ भी किया जा सकता है, बशर्ते कि जो अफेक्टेड पार्टी है उसने रीजनेबल ग्राउंड बता दिए हों कोर्ट को। सिमिलर प्रोसीजर इज़ एप्लीकेबल वेयर अपील इज़ डिस्पोज ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो ये प्रोसीजर, ये तो कोर्ट की कार्रवाई है, आपको पता ही है। Order of Appellant Tribunal 254. So appeals are heard by bench comprising one judicial member and one accountant member. So appeal where total income computed by the assessing office does not exceed 5 lakh may be disposed of by single member bench, and the president of ITAT is empowered to constitute special bench consisting of 3 or more than 3 members for disposal of any particular case, or one of whom would necessarily be judicial member and one an accountant member, जो कि CA वगैरह जिसको हम कहते हैं accountant member में. If the member of bench differ in opinion on any point, decision is made by majority. पता ही है आपको, the bench normally pronounce its order in court. Where the order are not pronounced in court, list of such orders showing result of appeal and signed by the member is put on notice board of bench. ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रिब्यूनल में कार्रवाई होती है. देन ट्रिब्यूनल के बाद मैटर कहाँ जाता है? हाई कोर्ट जाता है. वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एक्सीड 4 लाख, वेयर द हाई कोर्ट इज सर्टिफाइड दैट केस इन्वॉल्व एज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जहाँ पे कि लॉ का क्वेश्चन है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है. वेयर द हाई कोर्ट अगेंस्ट द अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर कैन बी फिल्ड बाय टैक्स पेयर और चीफ commissioner within 120 days and receipt of order or in form of memorandum of appeal precisely stating that the substantial question of law involved, जैसे कि इस श्री चुन्नीलाल मेहता के केस में कहा गया. ठीक है, if the high court is satisfied that substantial question is involved, it would formulate that question. ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है तो वहाँ पे फिर उस क्वेश्चन लॉ को फॉर्मुलेट किया जा सकता है. अपील फील्ड बिफोर हाई कोर्ट इज हेयर्ड बाय बेंच ऑफ नॉट लेस देन 2 जजेस एंड डिसीजन इज बाय मेजोरिटी. ठीक है, हाई कोर्ट में फिर DB या उससे ऊपर के पास जाएगा और मेजोरिटी से डिसाइड होगा. नाउ व्हाट इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ? Supreme Court of India has laid down following tests decide whether substantial question of law has been there or not in Chunilal Mehta versus Sun Limited versus Century Spinning Manufacturing Company Limited AIN 1962 में इन्होंने ये पॉइंट कहा था, whether directly or indirectly it affects substantial rights of the parties, whether question is of general public importance, ठीक है, आम जनता से रिलेटेड हो, whether it is open question, that is that issue is not settled by the Supreme Court, High Court or any other federal court, अभी तक जो कि नहीं हुआ है डिसाइड, या whether the issue is not free from difficulty and whether it is called for discussion for alternative view. तो जहाँ इस तरह का मैटर आता है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ वहाँ पे डिसाइड करता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसको फिर डिसाइड करता है. अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 261, फिर 261 में आपके पास हाई कोर्ट से भी आप सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. वेयर अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एक्सीड 10 लाख, 10 लाख से ऊपर का मैटर है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर लाइज विद सुप्रीम कोर्ट इन दोज केसेस विच आर सर्टिफाइड टू बी फिट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, जिनको कि हाई कोर्ट उचित मानता है या सुप्रीम कोर्ट जिनको उचित मानता है
जो कि सुप्रीम कोर्ट को उचित है उन्हीं पे होगा. स्पेशल लीव कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, SLP जिसको हम कहेंगे. तो ये देखो चार्ट है, आप इस चार्ट को अगर आप बना लें तो इससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहता है. और अपील का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी. ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है. यूनिट 4 में अपील है. तो यूनिट 4 में आपका कवर होता है TDS, एडवांस टैक्स, अपील, पेनल्टीज. तो वहाँ पे TDS या एडवांस टैक्स का तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है. TDS पूछ लेता है या फिर वो अपील पूछ लेता है. अपीलेंट अथॉरिटी कौन कौन सी हैं, तो इसको आप क्वेश्चन बना लें इसमें से. तो ये चार्ट बना लेंगे तो देखो सबसे नीचे क्या है. सबसे पहले क्या है, फर्स्ट अपील, जो कि कहाँ होती है, अंडर सेक्शन 246 इन फॉर्म ऑफ 35, जो मैंने इसमें दिया है 143, 144, 155 टाइम लिमिट. फिर उसके बाद आप कहाँ जाते हैं, फिर आप ट्रिब्यूनल में जाते हैं अंडर सेक्शन 252. देन आफ्टर आप कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं. एंड देन आफ्टर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं 261 में, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं. तो ये आप अगर आप इस तरह का चार्ट बना लें तो आपको एक अच्छा रहेगा और क्वेश्चन का एक समरी फॉर्म ये होगा. नाउ रिविजन ऑफ ऑर्डर प्रीजुडिशियल टू रेवेन्यू अंडर सेक्शन 263. रिवीजन यानी कि कमिश्नर अपने ऑर्डर को रिवीजन में ले सकते हैं. कहाँ कहाँ पे, कब कब वो ले सकते हैं. 263 में उनके पास पावर है. द कमिश्नर में कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग इफ ही कंसिडर दैट एनी ऑर्डर पास देयर इन बाय द असेसिंग ऑफिसर इन erroneous in so far as it is prejudicial to the interest of revenue. ठीक है. He may, after giving the SSC an opportunity of being heard and after making or causing to be made such inquiry as he deems necessary, pass such order there as the circumstance of the case justify, including an order enhancing or modifying the assessment और कैंसलिंग द असेसमेंट एंड डायरेक्टिंग द फ्रेश असेसमेंट. तो जहाँ पे उसको लगता है कमिश्नर को कि असेसमेंट गलत हुआ है या कुछ इसमें प्रीजुडिशियल टू रेवेन्यू है, ठीक है, तो वहाँ पे वो असेसमेंट को कैंसिल भी कर सकता है, एनहांस भी कर सकता है, या री असेसमेंट के लिए भी कह सकता है, या फ्रेश असेसमेंट के लिए वो कह सकता है. So no order shall be made after the expiry of 2 years from the end of financial year in which order sought to be revised was passed. ठीक है. और ये नो ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 years, यानी कि 2 साल के बाद कोई ऑर्डर पास नहीं होगा इन विच ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज्ड वाज पास्ड. जो ऑर्डर पास कर दिया है उसमें अगर 2 साल के अंदर कुछ नहीं होता तो फिर कुछ नहीं होगा. Conditions precedent for exercise of jurisdictions. Under 263, the Act confer power on the commissioners to revise an order passed by assisting officer. Two prerequisites, देखो किन किन परिस्थितियों में वो हो सकता है. Two prerequisites must be present before the commissioner can exercise the revisional jurisdictions conferred on him. The order passed by assisting officer must be erroneous. पहला तो जो एसेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है वो एरनियस उसमें होनी चाहिए, गलतियाँ होनी चाहिए. और एरर मस्ट बी सच दैट इट्स प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू. रेवेन्यू से प्रीजुडिशियल होनी चाहिए, इन इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू. ठीक है. अगर ये दो परिस्थितियाँ सेटिस्फाई करती हैं तो कमिश्नर के पास पावर है उस ऑर्डर को रिवाइज करने की. ठीक है. तो रिवीजन ऑफ द अदर ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 264 में कहाँ कौन कौन से ऑर्डर, 264 ऑन द CIT आर वेरी वाइड. द रिवीजन पिटिशन मे लाई ऑन ओनली आफ्टर द ऑर्डर has already been passed by the concerned authority and petition filed during the pendency of assessment or other proceeding does not lie. भावना केमिकल्स केस में ये कहा गया है, it is open to the CIT to entertain even a new ground not urged before the lower authority while exercising revisional power.
ठीक है, नए ग्राउंड को वो ले सकता है। ये किस केस में कहा गया है? सी पारिक के केस में कहा गया है। न्यू क्लेम फॉर डिडक्शंस मेड बाय एसएससी इन रिवीजन पिटिशन इज टू बी एग्जामाइंड ऑन मेरिट। किस केस में कहा गया? न्यू क्लेम फॉर डिडक्शंस किया जा सकता है। ठीक है, ये इस केस में कहा गया है, राष्ट्रीय विकास लिमिटेड वाले में कहा गया है। Then even an order wherein the principle of natural justice have been ignored can be corrected and exercise a revisional power under section 64 मोहम्मदी बेगम में ये कहा गया है। ठीक है, जहाँ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन किया गया हो तो उस केस में ये रिविजनल पावर उसके पास है। तो ये आपकी टॉपिक है जिसमें हमने अपील एंड रिवीजन, अपील कहाँ कहाँ कर सकते हैं, रिवीजन की पावर कमिश्नर के पास 264 में, 263 और 264 में कहाँ कहाँ पे हैं, ये हमने पावर इस चैप्टर में लिया है। तो इस चैप्टर से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तो बनता ही है, या तो वो टीडीएस से पूछ लेगा या वो अपील से पूछ लेगा। तो अपील को आप अच्छे तरह से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो पहले मैं अपने ये सब टॉपिक अपलोड कर दे रहा हूँ, तो फिर मैं आपको एक मैसेज आएगा जिसमें कि पार्टिकुलर डेट में हम जूम क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें जो आपके डाउट होंगे वो हम उस दिन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।